सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम यूपीएससी मेंस जीएस 3 इकोनॉमी और एग्रीकल्चर सीरीज में पढ़ने वाले हैं बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से मेंस के एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे जीएस 2 में भी ऐसे मुद्दे चर्चा में रहते हैं। खाद्य सुरक्षा, गवर्नेंस के मुद्दों में, समाज, गरीबी, भूखमरी, उन मुद्दों में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और जीएस 3 में जो क्वेश्चन आएगा, बफर स्टॉक, पीडीएस प्रणाली, खाद्य सुरक्षा, इनको जोड़ कर आएगा। इसमें एक एनसीईआरटी का चैप्टर मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। शायद एनसीईआरटी जो है 9th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 होगा। ठीक है, आप जरूर देखना और कमेंट करके भी बताना कि ये चैप्टर आपको मिला या नहीं मिला। नहीं मिला तो मैं बताऊंगा बाद में। ये चैप्टर नंबर 4 ही मिलेगा यार। 9th क्लास की एनसीईआरटी में एक खाद्य सुरक्षा का चैप्टर, वो जरूर पढ़ना। आज का होमवर्क आपके लिए होगा, यही होगा कि खाद्य सुरक्षा का आपको एक चैप्टर पढ़ना है। इतना बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा है 9th क्लास की एनसीईआरटी में कि मुझे ऐसा लगता है कि उसके अलावा ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने भी वहाँ से पढ़ा है और वहाँ से कुछ नोट्स बनाए हैं। ठीक है, और आप मेरे साथ ही वो होमवर्क पूरा कर लेना। एनसीईआरटी किताबों का बेस बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस बार के जितने भी मेंस के क्वेश्चन मैंने देखे हैं, काफ़ी अच्छे एनसीईआरटी से कवर हुए हैं, तो उनको भी देख लेना। ठीक है, इसके अलावा आपकी बहुत दिनों से एक डिमांड थी बच्चों की कि जो टेलीग्राम पे मैं करंट अफेयर के नोट्स शेयर करता हूँ, तो आपको एक पीडीएफ कंपाइलेशन हर मंथ की मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये नोट्स हाल ही में मैंने देखा, जो मेंस के एग्जाम है उसमें बहुत काम आए थे। वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले थे, विशेषकर जीएस 2 3 के अंदर और ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन। तो जो कंपाइलेशन पीडीएफ फाइल है, उसका मैंने थोड़ा सा प्राइस भी रखा है, छोटा सा 10-20 रुपये रखा है। क्योंकि आप जानते हो कि मेरा भी काफ़ी टाइम इसमें जाता है। मैं कोई अदर जॉब करता नहीं हूँ, यूट्यूब पर ही डिपेंड हूँ। तो ऐसा हो कि मतलब वही बात है ना, घोड़ा घास वाली बात है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। मैंने एक छोटा सा रखा है, मतलब प्राइस। आप चाहो तो उसको खरीद सकते हो, या आप जैसे बहुत सारे बच्चे जो खरीद नहीं पाएंगे, मैं जानता हूँ 10-20 रुपये भी नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए तो मैं डेली जो पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ, वहाँ से आप नोट्स बना लीजिए। या बहुत सारे बच्चों को सहूलियत चाहिए कि उनको एक पीडीएफ मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो उस पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डाउनलोड करके भी उसको देख सकते हो। और अब मैं कोशिश करूँगा हर महीने की एक पीडीएफ आपको सेंड कर दूँ, जिसकी प्राइस बहुत कम होगी, 10-20 रुपये होगी। किसी को बोझ ना बने, और फ्री में जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अपना उद्देश्य है ना कि कोई किसी को नुकसान ना हो, तो टेलीग्राम पे फ्री में मैं डेली शेयर शेयर करता हूँ, उस पर आप नोट्स बना लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और लिंक बता रहा हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक है बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए चैप्टर होगा। और इससे पहले कैसा क्वेश्चन आया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएं क्या है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, और खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख और कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार सहायता की है, जैसे ये क्वेश्चन है। तो इसमें ये अच्छी बात है कि इसमें एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2013 की विशेषताएं क्या है। इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं जो इसमें नोट्स में हम शामिल करके चल रहे हैं आगे पहले से ही। तो ये बताना है कि कौन कौन सी इसकी विशेषताएं, 5-10 जो भी विशेषता आप बता सकते हो। क्वेश्चन की डिमांड यही है। आप चाहो तो जैसे इसमें इंट्रोडक्शन आप लिखोगे ना, जब इंट्रो में लिखोगे तो शुरुआत में ये बता दो कि 2013 में भारत सरकार के द्वारा या भारतीय संसद द्वारा 2013 में खाद्य सुरक्षा का विधेयक लाया गया। और जिसमें क्या किया है, देश की जो 67% आबादी है उसको खाद्यान्न का कह दिया गया है मूल अधिकार या विधिक अधिकार दिया गया है, आप ऐसे कह सकते हो। खाद्यान्न का विधिक अधिकार दिया गया है। और हमारे देश में आप जानते हो संविधान के आर्टिकल 21 में, और डीपीएस भी आप देखोगे आर्टिकल 47 में भी खाद्य सुरक्षा की बात की गई है। तो आप इंट्रोडक्शन में चाहो तो इस तरीके से कुछ फैक्ट बता दो तो अच्छा लगता है। ठीक है, बाद में क्वेश्चन की डिमांड क्या है, जैसे बहुत सारे मैं जानबूझ के ये करता हूँ कि क्वेश्चन सोल्व करवाने का आपको तरीका बता दूं ताकि घबराने की आवश्यकता नहीं हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमने लिख दिया, अच्छा सा डाटा हमारे पास था, लिख दिया। बॉडी पार्ट में क्या है, पहला बॉडी पार्ट में हेडिंग बनाएंगे किसकी, कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी आराम से हेडिंग दो। हेडिंग देके पॉइंट फॉर्म में लिखो कि इसमें क्या क्या है। ग्रामीण आबादी का लगभग आप मान सकते हो 75%, और शहरी आबादी का 50%, टोटल 67% आबादी को कवर किया गया इसमें। दूसरा, सस्ता अनाज। सस्ता अनाज क्या, जैसे 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूँ, 1 रुपये किलो मोटा अनाज। तीसरा, पात्रता। पात्रता कौन डिसाइड करेगा, या जो जैसे राशन कार्ड जारी करने का अधिकार, ये सब किसको दिया गया, राज्यों को जिम्मेदारी दी गई इसकी, राज्यों को। इसके अलावा जो परिवार में जो मुखिया हो गया होगा, महिला होगी, जो परिवार की वरिष्ठ सदस्य होगी, यानी महिला सशक्तिकरण को इसमें भी रखा गया है। इसके अलावा अन्य योजनाएं भी है कुछ, जैसे अन्नपूर्णा या अंत्योदय योजना, उनको भी इसमें शामिल किया, उनको खत्म नहीं किया गया है। जैसे गरीबों को क्या होता है, 35 किलो अनाज परिवार मिलता है, वो भी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट, जैसे पोसार, विशेषकर महिला स्वास्थ्य या आईसीडीएस जो स्कीम है, उनको भी इसमें कवर किया गया है। विशेषकर जैसे महिलाओं को, जैसे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, या महिलाओं की जो गर्भवती महिलाएं उनके स्वास्थ्य के लिए भी इसमें जैसे 6,000 रुपये उनको दिया जाएगा, या उनके और भी उनको सुविधा दी जाएगी। ऐसे करके मतलब इसमें 10-12 क्या है,
आप इसके पॉइंट बता सकते हो। ये पॉइंट, क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, पॉइंट, मुख्य विशेषताएं आपने बता दी। फिर क्या अगली डिमांड क्या बॉडी पार्ट में, कि खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भूख व कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार सहायता की। तो इसके पॉजिटिव यानी प्रो और कौन, पॉजिटिव या नेगेटिव पक्ष, आप दोनों पक्ष बता दो यहाँ पे। पॉजिटिव में बता दो कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, जो भी आपको लगता है कि आपके पास अच्छी डाटा और पॉइंट है वो बता दो। नेगेटिव में बता दो कि अभी भी समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, अभी भी हमारे देश में एनीमिया का मतलब बच्चों में एनीमिया कितना है, महिलाओं में बच्चों में एनीमिया 50% अधिक है। बच्चों में जो स्टंटिंग है या दुबलेपन या जो कमजोरी कुपोषण, उनका प्रतिशत बता सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आज भी देश में हमारे क्या है कि लगभग कितने करोड़ आबादी है जो एक टाइम भूखे सोने पर मजबूर है। लॉकडाउन में ऐसे देखा गया था कि आपात के समय अभी भी मतलब ऐसे संकट देखने को मिलते हैं। सप्लाई चेन की बाधाएं, खाद्य को लेकर लीकेज की समस्याएं, पात्रता की समस्याएं, ऐसे करके आंसर देखो कितना बढ़िया आंसर हो गया, अपने आप हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन की डिमांड यदि आप सही से समझ सकते हो तो आराम से अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, देख लेना। ठीक है, तो ये इसकी डिमांड थी। और लास्ट में एक अच्छा सा निष्कर्ष जरूर लिखना पॉजिटिव, कि इससे बहुत फर्क पड़ा है। कहीं न कहीं जो हमारे देश में एक भूख की पहले ज़्यादा समस्या थी, उससे कहीं न कहीं कमी आई है उसमें। आप निश्चित रूप से पॉजिटिव होके बताना कि ऐसे जो प्रावधान होते हैं, ऐसे कानून जो होते हैं ना, कम से कम आप ये देखो ना कि बहुत एक जो वर्ग है, ऐसा वर्ग जिसको भोजन की पहले एक संकट था, लेकिन आज एक विधिक रूप से उनको गारंटी है। आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, राजस्थान में इंदिरा रसोई है, जिसमें कोई भी गरीब व्यक्ति है 8 रुपए में खाना खा सकता है, भरपेट खाना खा सकता है। इसी तरह हर राज्य में कई ऐसे राज्य हैं जिसमें, जैसे तमिलनाडु में आपने मॉडल सुना था अम्मा रसोई, उसमें 1-2 रुपए कितने 5 रुपए में खाना खा सकते हैं। तो हर एक राज्य में ऐसे प्रावधान किए गए हैं। तो वो आप बताओगे। और खाद्य सुरक्षा में याद रखना, जो क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन आएंगे करंट वाले ज़्यादा क्वेश्चन, इसमें ये नहीं होगा ट्रेडिशनल ज़्यादा आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं बफर स्टॉक के बारे में, कि बफर स्टॉक क्या होता है। बफर स्टॉक बहुत ही सिंपल एक धारणा है, और हाल ही में भी आज, जैसे आज के न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, उसमें भी बफर स्टॉक के बारे में काफ़ी चीज़ें दी गई थी। आपको पता हो तो हाल ही में हमारे देश में जैसे गेहूँ और चावल के एक्सपोर्ट पर क्या किया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि देश में जो खाद्यान्न उत्पादन है एक तो चावल को लेकर ऐसा कह रहे थे कि जो खरीफ की फसल है उसमें उत्पादन कम होगा। इसके अलावा जो वैश्विक सप्लाई चेन है उसमें भी कहीं न कहीं बाधाएँ आ रही हैं। तो कहीं न कहीं देश में ऐसा आगे आने वाले वक़्त में ऐसा हो सकता है कि हमारे नागरिकों को कहीं जो भोजन है उसकी कमी ना हो, उसके लिए इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है? सबसे पहले तो ये जानते हैं। देखो, बफर स्टॉक का सीधा-सा मतलब आप ये समझ लो कि हमारी सरकार पहले से ही कोई भी एक आपातकालीन सिचुएशन आती है, उससे निपटने के लिए खाद्यान्न का भंडार रखती है। जैसे एक निश्चित अमाउंट में क्या होता है, खाद्यान्न का भंडार रखा जाता है कि इससे कम कभी नहीं होना चाहिए। तो वो कहाँ काम आता है? जैसे कोविड-19 में हमने देखा, खाद्यान्न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, गरीबों को बाँटने के लिए भी, पीडीएस के थ्रू भी, तो बफर स्टॉक काम आता है। आज हमारे देश में कोई अकाल आ जाए या कोई सूखा आ जाए, वर्षा की अनियमितता हो जाए, बाढ़ आ जाए, ऐसे संकट में क्या होता है, बफर स्टॉक से अनाज का वितरण किया जाता है। और यदि बफर स्टॉक में बहुत ज़्यादा अनाज होता है, बाज़ार में यदि कीमत बढ़ रही है, तो भी बफर स्टॉक से अनाज निकाला जाता है, ताकि बाज़ार में जो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, खाद्य मुद्रास्फीति, उसको नियंत्रण में लाया जाता है। यानी अनाज की कीमत कम हो जाएगी जब रिलीज़ किया जाएगा, सप्लाई बढ़ाई जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बफर स्टॉक। आप समझ गए होंगे बफर स्टॉक क्या है। ठीक है, दोबारा इसको देख लेते हैं कि देश में खाद्य मुद्रास्फीति, खाद्यान्न कीमतों पर नियंत्रण, खाद्य सुरक्षा, आपातकालीन खाद्य सप्लाई आदि हेतु चौथी पंचवर्षीय योजना में 1969 से 74 में बफर स्टॉक प्रणाली का अपनाया गया या इसका विकास किया गया। तो बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है? देखो सिंपल सा हम देखते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है बफर स्टॉक का, एक तो ये है कि देश के अंदर अचानक कोई अकाल या सूखा हो जाए। आपने अमर्त्य सेन के बारे में सुना होगा या उनकी किताब पढ़ा होगा। अमर्त्य सेन ने कहा था कि किसी भी देश में यदि कोई अकाल आता है या मतलब खाद्य संकट आता है ना, तो वो मतलब प्राकृतिक कम होता है, मानवीय ज़्यादा होता है। क्योंकि हमारा जो प्रबंधन होता है वो बहुत कमज़ोर हो गया, तो या सही से मतलब जो हमें प्रबंधन करना चाहिए था खाद्य भंडार का, बफर स्टॉक का, वो नहीं कर पाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इस साल आया था, कौन सा क्वेश्चन आया था कि जो अंग्रेजों के समय मतलब 1750 के बाद में भारत में अकाल की घटनाएँ क्यों हुई या खाद्य संकट क्यों हुआ? तो उसमें ये बात सही थी कि उसमें कोई लोक कल्याणकारी राज्य नहीं था। अकाल को लेकर या अनाजों को लेकर, खाद्यान्न को लेकर कोई बफर स्टॉक उनके पास नहीं था। तो ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। घुमा-फिरा के कहीं क्वेश्चन आ जाए तो आपके काम आ सकती है। ठीक है? तो जैसे अभी हमारे हमारे देश में क्या हो सकता है, कभी-कभी जब सप्लाई चेन में बाधा आती है, जैसे आजकल क्या चल रहा है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके कारण भी कहीं न कहीं खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है। तो मार्केट में जब खाद्य महँगे होने लग जाएँगे, यानी उनकी मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, तो सरकार क्या करेगी, जो उनके पास एक्स्ट्रा बफर स्टॉक है, यानी एक तो हमारे पास जैसे बफर स्टॉक की एक लिमिट होती है कि हमें इतना इतना टन अनाज रखना है, लेकिन सरकार के बफर स्टॉक में बहुत ज़्यादा अनाज रहता है। तो सरकार क्या करेगी, बाज़ार में खाद्यान्न को रिलीज़ कर देगी और खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण में ला सकती है। इसके अलावा यही बात इससे जुड़ी है कि क खाद्यान्न की जो कीमतें होती है, इसके माध्यम से नियंत्रित की जा सकती है, कम या ज़्यादा की जा
सकती है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे खाद्य सुरक्षा भी हमारा कानून बन चुका है, तो सभी नागरिकों को एक गारंटी दी गई है कि भोजन मिलेगा, तो भी बफर स्टॉक बहुत ज़रूरी है। आपातकालीन जैसे आपने लॉकडाउन में देखा कि लॉकडाउन में कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा काम आया था अनाज लोगों को वितरण करने में, चाहे गरीब कल्याण जैसे आपने योजना सुनी होगी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसके तहत भी खाद्यान्न का वितरण किया गया। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये चीज़ें आपको पता हो। इसके अलावा बफर स्टॉक के उद्देश्य क्या है? तो बफर स्टॉक के जैसे हम उद्देश्य की बात करें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप डायग्राम से इसको प्रेज़ेंट कर सकते हो। जैसे खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए, बाजार कीमतों पर नियंत्रण के लिए, ये ऐसे पॉइंट हैं जिनको आपको समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। खाद्य सुरक्षा, आपातकालीन स्थिति के लिए, सूखा अकाल के समय खाद्यान्न आपूर्ति हमें चाहिए, कृषि फसलों का उचित मूल्य के लिए, खाद्यान्न आयात निर्यात संतुलन, कल्याणकारी योजनाओं आदि की आपूर्ति के लिए हमें क्या चाहिए? जैसे हमारी योजनाएँ कौन सी है? पीडीएस के माध्यम से अनाज वितरण किया जाता है। एक लक्ष्य आधारित पीडीएस प्रणाली है जिसमें गरीबों को अनाज वितरण किया जाता है। प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसमें भी लॉकडाउन के दौरान विशेषकर ज़्यादा किया था, और अभी भी इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। जो ये योजना अभी भी आगे चल रही है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन प्री में आ सकता है या मेंस के एग्जाम में आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, ये कैसे मतलब खाद्य सुरक्षा को मतलब बढ़ावा दे रही है? इसमें क्या चुनौतियाँ हैं, क्या संकट है, या कहीं ये हमारे राजकोषीय गाथा के कारण बन सकती है, या वित्त पर दबाव डाल सकती है? ऐसे क्रिटिकल एनालिसिस वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो बफर स्टॉक का क्यों आवश्यकता होती है, आपने देख लिया होगा। इसके अलावा जैसे भारत का जो केंद्रीय पूल है जिसको हम बफर स्टॉक बोलते हैं, उसमें खाद्यान्न का भंडारण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? एफसीआई के द्वारा। लेकिन एफसीआई के अलावा भी आजकल ऐसा हो रहा है, जैसे आज के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो निजी सेक्टर है उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा भी राज्य में भी कई ऐसी संस्थाएं हैं, या आजकल जैसे प्याज का भंडारण की भी बात चल रही है, या दालों का भी स्टॉक चल रहा है इसमें, जिसमें नाफेड की भूमिका है। तो कई प्रकार की संस्थाएं, लेकिन मुख्य रूप से बफर स्टॉक का निर्माण कौन करता है? एफसीआई करता है, और इसको केंद्रीय पूल बोलते हैं, बफर स्टॉक भी इसको कह सकते हैं। कई प्रकार की सरकारी एजेंसियाँ इसमें कार्य करती है, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है इसमें निजी सेक्टर भी कार्य करे। और इसमें हम देखते हैं कि जो एफसीआई है, एफसीआई क्या करता है? किसानों से एमएसपी प्राइस पर अनाज खरीदता है, उसका भंडारण करता है, परिवहन करता है और वितरण भी करता है पीडीएस के माध्यम से और अन्य योजनाओं के माध्यम से। जैसे इसमें शॉर्ट्स में आप एक डायग्राम में समझ सकते हो कि एफसीआई क्या करता है? किसानों से एमएसपी प्राइस पर गेहूँ, चावल, दालें खरीदेगा, और उनका क्या करेगा? एक स्टॉक बनाएगा बफर स्टॉक के रूप में या भंडारण के रूप में, ठीक है, खरीद कर। और उसके बाद में क्या होगा? इसको जैसे पीडीएस के माध्यम से भी आप जानते हो लाभार्थियों तक पहुंचाया जाता है, जो खाद्यान्न होता है, सस्ता अनाज लाभार्थियों तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा यदि मार्केट में ऐसा संकट आता है सप्लाई चेन का, तो यहाँ से भी जो अन्न है रिलीज किया जा सकता है, ताकि जो खाद्य मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रण में रखा जा सके। इसके अलावा ये निर्णय कौन करता है कि जो केंद्रीय पूल उसमें कितना खाद्यान्न होना चाहिए, बफर मानक तय कौन करता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति इसका निर्णय करती है, जिनके अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे आदरणीय पीएम होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, विशेषकर ऐसे फैक्चुअल चीज़ें आएगी। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिनका मेंस का सिलेबस पहले होता है ना, उनको प्री में भी बहुत आसानी होती है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कई बार तो यही क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा कि मतलब आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। और आगे देखें तो इसमें क्या होता है, वैसे 3 महीनों का स्टॉक चेक किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि बफर मानक में हम देखें कि 1 जुलाई को हमारे पास कितना स्टॉक होना चाहिए? चावल और गेहूँ का बफर स्टॉक होना चाहिए 41.1 मिलियन टन, और 1 अक्टूबर को होना चाहिए 30.7 मिलियन टन। ये हमारे पास होना चाहिए। ये तो हमारा जो मुख्य बफर स्टॉक है। इसके अलावा भी इसमें एक रणनीतिक स्टॉक भी रखा जाता है, जैसे विकल्प के तौर पर, कि हमारे पास एक हमेशा क्या होना चाहिए? 30 लाख टन गेहूँ का और 20 लाख टन चावल का अतिरिक्त भंडारण भी हमारे पास होना चाहिए। तो ये आपके पास फैक्चुअल नॉलेज भी होना चाहिए, ताकि कहीं लिखना हो तो आप इनको बता सको। अब है भारत में हम देखें बफर स्टॉक का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। कई बार क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भारत में बफर स्टॉक की क्या प्रणाली है, क्या उसके लाभ हैं, फायदे हैं, क्या मतलब उसमें चुनौतियाँ हैं, या आलोचनात्मक परीक्षण आपको करना पड़ेगा। जैसे हम देखें, थोड़ा सा आलोचनात्मक परीक्षण करें तो ये देखा जाता है कि बफर मानकों में अधिक और असीमित खरीद होती है कई बार। जैसे भारत में मुख्य तौर पर आप देखते हो कि एफसीआई जो होता है ना, एमएसपी प्राइस पर किसानों से खरीदता है। तो जब एफसीआई एमएसपी प्राइस पर ज़्यादा खरीदेगा, तो बाजार मूल्य से उसमें कई बार अधिक कीमत दी जाती है किसानों को, तो किसान फिर बाजार में बेचेगा नहीं। तो फिर ये होता है कि बाजार में जो होना चाहिए अनाज आना चाहिए, क्योंकि बाजार में आप जानते हो फूड इंडस्ट्री भी काम करती है, निर्यात भी किया जाता है, अन्य प्रकार की चीज़ों में भी काम आता है। तो इससे हमारा जो मार्केट है उसमें समस्या आती है, या जो निजी सेक्टर है वो ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ये देखा जाता है, और इसमें देखा जाता है कि बाजार की जो मांग आपूर्ति सप्लाई चेन उसमें बाधा आती है। खाद्यान्न का निर्यात भी प्रभावित होता है। जैसे हाल ही में हमने देखा, जैसे यदि हम देखते हैं कि ये सही बात, वैसे तो सही बात है कि कोई भी देश है ना, अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से फैसला लेता है। जैसे हमारा
हमारा क्या है, अभी हाल ही में हमने चावल और गेहूं पर निर्यात पर प्रतिबंध क्यों लगाया? क्योंकि सरकार को ऐसा लगा होगा कि कहीं हमारे देश में ऐसा संकट नहीं आ जाए या हमारे देश में खाद्य जो महंगाई वो ज़्यादा नहीं हो जाए। तो उन्होंने अब फैसला लिया, जो भी फैसला लिया अच्छा फैसला लिया, सही लिया है। लेकिन जैसे उससे क्या हो रहा था, चावल से चावल में भी क्या थे हम, विश्व में नंबर 1 पर थे निर्यात करने में। तो बाहर से जो पैसा आ रहा था डॉलर, उनका कहीं न कहीं ये प्रभाव दिखेगा। थोड़ा-सा आलोचना करें तो इसमें ऐसे पॉइंट डाल सकते हो। बाकी ये पॉजिटिव पक्ष भी है इतना बड़ा। हम जानते हैं खाद्यान्न खरीद है, उसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, लीकेज की समस्या है, भंडारण की उनकी समस्या है, कितना अनाज सड़ जाता है, तो ये पॉइंट भी आप इसमें बता सकते हो। इसके अलावा खाद्यान्न प्रबंधन का संकट है, कितनी अधिक लागतें आती हैं इसको प्रबंधन करने में, खाद्य मुद्रास्फीति की समस्या चलती रहती है, एमएसपी से जुड़े मुद्दे हैं, खाद्यान्न निजी व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव आता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जिनके हिसाब से आप बता सकते हो। थोड़ा-सा क्रिटिकल एनालिसिस करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। अब बात आती है खाद्य सुरक्षा। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य सुरक्षा क्या है? तो ये मैंने एनसीईआरटी से ज़्यादा चीज़ें ली हैं, बहुत अच्छी चीज़ें दी गई हैं, आप देख सकते हो एनसीईआरटी का चैप्टर, ठीक है? वो चैप्टर जो मैं पढ़ रहा था आप देखना, ये चैप्टर था एक, ये 9th क्लास की एनसीईआरटी का शायद चैप्टर होना चाहिए, ठीक है? मैं गूगल कर रहा था इसको पढ़ने के लिए, कुछ रिसर्च करने के लिए, तो मुझे ये चैप्टर मिला, बहुत अच्छा कंटेंट इसमें लगा। तो भारत में खाद्य सुरक्षा के चैप्टर, ये इकोनॉमी की कोई एनसीईआरटी है, उसी से होगा, 9th क्लास की या 10th में, ऐसा कुछ देखना, कहीं न कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है? नहीं मिले तो चिंता की बात नहीं, इस लेसन का जो आउटकम है मैंने इसमें बता दिया है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है? तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ सभी लोगों के लिए, देखो कितनी अच्छी परिभाषा इसमें दे रखी थी। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुँच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। ठीक है? कितना शानदार परिभाषा है। ये परिभाषा एग्ज़ाम में लिखी जानी चाहिए, मज़ेदार है चीज़ें। और खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा की खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यों पर निर्भर करती है, कार्यवाहियों पर निर्भर करती है। ठीक है? खाद्य सुरक्षा के आयाम, आपके पास अच्छे फ्लो चार्ट हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। जैसे इसको हम शॉर्ट में समझें तो खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है? एक तो खाद्य उपलब्धता होनी चाहिए, जैसे हमारे देश में खाद्य उत्पादन, ये किस पर डिपेंड करेगा? खाद्य उपलब्धता डिपेंड करेगी, खाद्य उत्पादन, आयात या भंडार, बफर स्टॉक, इस पर डिपेंड करेगी। यानी सबसे पहले तो खाद्य सुरक्षा का मतलब है खाद्यान्न उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा है आसान पहुँच, यानी प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँच, आसान पहुँच होनी चाहिए। फिर है सामर्थ्य, यानी प्रत्येक व्यक्ति की क्रय शक्ति, यानी जैसे कोई गरीब व्यक्ति है तो सरकार उसकी मदद करेगी, जैसे कर भी रही है सरकार मदद, तो उसका सामर्थ्य भी होना चाहिए भोजन तक। ठीक है? एक अच्छी परिभाषा कुछ और भी दे रखी थी इसमें कि विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में बताया गया कि खाद्य सुरक्षा का मतलब है पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थों तक सभी लोगों की भौतिक व आर्थिक पहुँच। फिजिकल और इकोनॉमिक रूप से खाद्यान्न तक पहुँच होनी चाहिए। इसको बोलते हैं खाद्य सुरक्षा, और ये अच्छी परिभाषा है, आप इंट्रोडक्शन में कहीं इस्तेमाल कर लेना इनको। इसके अलावा एफएओ की जो खाद्य आयोग है, ठीक है? और इसके अनुसार क्या है, खाद्य तक सभी लोगों की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु निर्धनता उन्मूलन अति आवश्यक है। कि सबसे पहले ये ज़रूरी है कि कोई भी देश यदि गरीब होगा तो वहाँ पे खाद्यान्न पहुँच बहुत ही सीमित होगा। तो इसको आप बता सकते हो। और खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये हो जाती है कि खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है? तो इसमें सबसे पहले जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? तो सबसे पहले आप क्या बताओगे कि जैसे कोई भी आपके पास रिपोर्ट हो वो बता सकते हो। जैसे ये हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च संस्थान द्वारा कि द ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट के अनुसार, द ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि वैश्विक खाद्य संकट बढ़ सकता है, क्योंकि आजकल जलवायु परिवर्तन हो रहा है, या आपने देखा वैश्विक स्तर पर कई प्रकार के संकट, जैसे रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद में आपने देखा सप्लाई चेन में बाधा आई और वैश्विक स्तर पर खाद्य संकट देखा गया था। कई प्रकार के आप एग्जाम्पल दे सकते हो, इसमें श्रीलंका का एग्जाम्पल दे सकते हो या कई अन्य देशों का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, यूरोप का एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है? तो भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य संकट व भूखमरी के इसमें संकेत दिए गए हैं। ठीक है? इंट्रोडक्शन में ऐसी चीज़ें बताओगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। अब बताओ कि भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो हम जानते हैं कि हमने एक टारगेट लिया है 2030 तक लक्ष्य से, जो एसडीजी लक्ष्य है, ज़ीरो हंगर की प्राप्ति करनी है, यानी बिल्कुल भूखमरी खत्म करनी है 2030 तक। तो इसके लिए आवश्यकता है, खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है। इसके अलावा हमारे देश में आज भी हम देखते हैं भूखमरी, कुपोषण, एनीमिया का स्तर काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ज़रूरी है। गरीबी और बेरोजगारी का स्तर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है? जलवायु परिवर्तन से ये हो सकता है कि सूखा, बाढ़ की समस्या आ सकती है, कृषि संकट बढ़ सकता है, उत्पादन कम होगा, आपूर्ति कम होगी, आपूर्ति संकट आएँगे और खाद्य संकट भी आ सकता है। मानसून अनियमित है, आप जानते हो हाल ही में देखा गया, इस साल जो डिसीजन लिया गया है निर्यात पर प्रतिबंध का, वो इस कारण लिया गया कि हमारी मानसून फेलियर की समस्या है, विशेषकर यूपी, बंगाल, बिहार, जहाँ पर चावल का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इस समय खरीफ की फसलों में वहाँ पे चावल का प्रोडक्शन कम होगा, तो कहीं न कहीं हमने इसको फैसला लिया है कि हम चावल का निर्यात नहीं करेंगे। इसके अलावा सरकारी योजनाओं, जिसमें पीडीएस है, टारगेट पीडीएस है, मिड डे मील है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आदि में भी हमें सतत रूप से खाद्य आपूर्ति चाहिए, इसलिए हमें खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है।
खाद्य सुरक्षा कानून हमने बना दिया है, 70% अवधि को इसमें कवर किया गया है। हमारा संविधान भी ये कहता है कि लोगों को भोजन की गारंटी होनी चाहिए, आर्टिकल 21 और डीपीएसपी 47। वैश्विक संघर्ष युद्ध के कारण क्या होता है, सप्लाई चेन बाधा आती है तो खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। तो देश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि खाद्यान्न सस्ता होना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक इसका एक्सेस हो सके। वैश्विक तापन की समस्याएं, हीट वेव इस साल देखे गए, तो कृषि संकट भी देखा गया है, विशेषकर यूरोप में देखा गया है। सतत और समावेशी विकास हमें हासिल करना है, लोक कल्याण के राज्य की भूमिका बनती है। और अच्छा पोषण होगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा तो अच्छा श्रम बिल भी होगा, अच्छा दिमाग होगा तो हमारे देश की जीडीपी, हमारे देश का भविष्य अच्छा होगा। तो कितने पॉइंट चाहिए आपको? भरपूर है, मतलब कमी नहीं मिलेगी। और सबसे अच्छी बात है, नई चीज़ें, रिलेवेंट वाली चीज़ें इसमें ऐड कर दी गई है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड कर दी गई है। इसके अलावा जैसे भारत में यदि हम देखें समाधान क्या किए गए, खाद्य सुरक्षा को लेकर अब तक क्या समाधान किए गए, अच्छे बुलेट पॉइंट आपके पास होने चाहिए, अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, लिखने के लिए फैक्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे पीडीएस प्रणाली, इसके तहत क्या होता है, हमारे देश में जैसे 5.5 लाख राशन की दुकानें, लाभार्थी बहुत ज़्यादा है, कितनी प्रतिशत जनसंख्या को इसमें कवर किया गया है, 70% जनसंख्या बता दो कि खाद्यान्न तक पहुँच है। खाद्य सुरक्षा कानून यही 70%, इसके द्वारा भी क्या होता है, खाद्यान्न तक पहुँच होती है। और इसके अलावा बफर स्टॉक का निर्माण किया गया है। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। हरित क्रांति में हमने देखा, कृषि में नवाचार किया और कृषि में कहीं न कहीं जो हम क्या हो गए आजकल, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए। तो इससे क्या होगा, खाद्यान्न की आपूर्ति हो गई, खाद्यान्न उत्पादन अच्छा होने लगा, सस्ता अनाज लोगों तक पहुँच सुनिश्चित हो गई। और इसके अलावा एकीकृत बाल विकास जो सेवाएँ हैं, आईसीडीएस 1975 से, इसमें भी बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए इसमें काफ़ी अच्छे प्रावधान किए गए हैं पोषण को लेकर। और मनरेगा भी इम्पोर्टेंट है, जो सामाजिक कल्याण के लिए जो सरकार के द्वारा योजनाएँ चलाई जाती है, उससे भी प्रभाव आता है। क्योंकि ये ऐसा एक सर्वे आया था कि मनरेगा के बाद में लोगों के हाथ में जब पैसे आते हैं तो लोग अनाज के अलावा भी भोजन की अन्य जो चीज़ें हैं उन पर खर्च करते हैं। तो ये बता सकते हो। और जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, टारगेट पीडीएस जो है, जून 1997 में शुरू की गई थी। सभी क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं उनके लिए। एक तो पीडीएस क्या है, पीडीएस तो सभी के लिए, सामान्य लोगों के लिए भी है, लेकिन टारगेट पीडीएस क्या है, जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए भी ऐसी योजना चलाई गई है। इसके अलावा और भी अच्छी योजनाएँ, जैसे अंत्योदय योजना, ये 2000 में शुरू की गई थी। इसमें क्या, सर्वाधिक जो गरीब लोग होंगे उनको भी पीडीएस के माध्यम से, जैसे इसमें 35 किलो प्रति परिवार अनाज वितरण किया जाता है। अन्नपूर्णा योजना, जैसे गरीब कोई वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए भी ऐसा प्रावधान किया गया है। मिड डे मील योजना में आप जानते हो, बच्चों के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी हाल ही में काफ़ी चर्चा में भी रही थी। इसके अलावा जैसे राज्यों के मॉडल भी बता सकते हो, जैसे राजस्थान में एक हमारा मॉडल है इंदिरा रसोई, जिसमें 8 रुपए में मतलब भोजन, एक टाइम का भोजन मिल सकता है। अच्छा, अच्छी सुविधा है। इसके अलावा भी अनेक राज्यों में, जैसे तमिलनाडु में है या आपके राज्य में भी ऐसी सुविधाएँ होंगी। सहकारी समितियों की इसमें भूमिका, जिसमें सस्ता अनाज, दूध, फल आदि उपलब्ध कराया जाता है। और राष्ट्रीय पोषण मिशन में भी इसमें शामिल है। कितने पॉइंट हैं? बहुत सारे हैं, जितने चाहिए उससे ज़्यादा हैं, दुगने हैं। इसके अलावा जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी बन सकते हैं चुनौतियाँ, तो चुनौतियाँ आप आराम से गिना सकते हो, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अधिनियम की आपको विशेषता यहाँ पे लिख दी गई है, जैसे भोजन का विधिक अधिकार, 67% आबादी को कवर कर लिया गया है, कितने रुपए में अनाज वितरण किया जाएगा, ठीक है। और भी जितनी भी चाहिए इसमें सब विशेषताएँ दी गई है, काफ़ी है, ठीक है। जितना चाहिए उससे ज़्यादा ही कंटेंट आपको लिए है यहाँ पे, ठीक है। और मिलते हैं एक और वीडियो में। मुझे लगता है अच्छा कंटेंट इसमें है, एग्जाम के हिसाब से हमने अच्छा कवर किया है। और करंट अफेयर की पीडीएफ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब मैं कोशिश करूंगा हर महीने की एक पीडीएफ आपको करंट अफेयर की, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो अच्छे आर्टिकल होंगे उससे मिल जाएगी। आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।